तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक खत्म हो गया था वो हमने देखा था कि किन किन लोगों को अपनी आईटीआर ई फाइल करनी होती है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक हमारा था कि किन किन को अपनी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली मोड में फाइल करनी होती है। आज हमारा टॉपिक है कि आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस आता है कि बताइए इस असेसी को अपनी आईटीआर कब तक फाइल करनी है। A return should be filed on or before. A return should be filed on or before the following due date of respective assessment year. असेसमेंट ईयर की डेट है ये, क्योंकि 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तभी तो हम हिसाब किताब करते हैं और उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। तो पहली ड्यू डेट, या मैं बोलूंगा ये दोनों हमारी क्या है, पहली ड्यू डेट, क्योंकि हमारे पास 3 ड्यू डेट है, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और आपकी 31 जुलाई। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी डेट है, 3। पहली डेट, वेयर द असेसी इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transaction। एक फाइनल का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग। गुड मॉर्निंग, समझ आ रहा है? एक फाइनल का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग। मैंने जैसे पहले भी बताया है, क्या हुआ मयंक? कोई नहीं, आ जाएंगे। जैसे फाइनल का हमारा एक टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी तक दोबारा बोलूं क्या बताया मैंने, क्या बता रहा हूं मैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 3 ड्यू डेट है एज ऑफ नाउ, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। अभी तो बताया 3 डेट होती है। ठीक है, तो हाँ, तो वो सामने ही तो है। मैं वही बोल रहा हूं कि जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं, यानी कि जो असेसी अपनी किसी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, जो एसोसिएट एंटरप्राइज कहां पर है, बाहर, आउटसाइड इंडिया, उनके साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं और वो डीलिंग जो हो रही है वो फेयर वैल्यू पर नहीं हो रही है। जैसे खरीदारी कर रहे हो तो महंगी कर रहे हो, क्योंकि आपको खर्चे ज्यादा दिखाने हैं, आपको इनकम कम दिखानी है। सेल कर रहे हो तो कम दाम पे कर रहे हो। किसी खर्चे का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो ज्यादा कर रहे हो। कोई खर्चा आप ले रहे हो तो कम ले रहे हो। तो ये चीज क्या है, आपकी प्रॉफिट को कम करने वाले सारे फैक्टर है, जिसका पर्दाफाश कौन सा चैप्टर करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग करता है। हम फाइनल में इसको पढ़ेंगे, फाइनल वाले फाइनल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, और जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं भाई, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, अपनी आईटीआर भी फाइल करेंगे और अपना ऑडिट भी कराएंगे। और ऑडिट का फॉर्म कौन सा आता है, फॉर्म 3CEB। ठीक है,
ये ट्रांसफर प्राइसिंग का आपका सेक्शन है। तो जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए इन्होंने ड्यू डेट रखी 38 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ऑल राइट। फिर दूसरा, अच्छा एक चीज और, असेसी मतलब क्या? हमारे 7 प्रकार के असेसी होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हूं एक फर्म है, उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, तो फर्म की डेट क्या होगी? 30 नवंबर। मैं कह रहा हूं पार्टनर, जो उस फर्म का पार्टनर है ना, उसकी भी 30 नवंबर, उसको भी हमने रिलीफ दे दिया, उसकी डेट भी हमने 30 नवंबर कर दी। ऑल राइट। तो पार्टनर को भी रिलीफ मिल गया। जिस फर्म का वो पार्टनर है, अगर फर्म के ऊपर इंटरनेशनल टैक्सेशन लग रहा है तो फिर पार्टनर के लिए भी डेट क्या है? 30 नवंबर। अब आगे चलते हैं। वेयर द असेसी इज अ पार्टनर इन अ फर्म एंड द सेड फर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3 CEB अंडर सेक्शन 92E परटेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। दोनों लाइन का मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को काटे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 नवंबर आपकी ड्यू डेट है, किन के लिए? जिनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगती है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन 92E लगता है। अब आपकी दूसरी जो तारीख आती है वो आती है 31 अक्टूबर। अब जरा ये देखना, यहां पे पार्टनर के ऊपर एक नोट बना हुआ था 11 नंबर, सबको दिख रहा है? ये 11 नंबर नोट बना हुआ था पार्टनर के ऊपर, और यहां पे लिखा था ऑल्सो स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाई टू सच स्पाउस। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग गए तो फर्म की डेट भी 30 नवंबर, पार्टनर की डेट भी 30 नवंबर। बट अगर पार्टनर गोवा, दमन एंड दीव और दादर नादर हवेली का है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिस पर सेक्शन 5A लगता है, तो पार्टनर की वाइफ या फिर पार्टनर के हस्बैंड, मतलब हम तो स्पाउस की बात कर रहे हैं, उनकी डेट भी क्या हो जाएगी? 30 नवंबर की हो जाएगी, ठीक है। तो 30 नवंबर किस किस पर लगता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज दोबारा पूछो, और वीडियो वाले अपनी वीडियो पीछे करके सुनो। कोई डाउट है? मयंक दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी दोबारा बताने में भी। ये क्या था, एक बार बोल दूं? अच्छा अच्छा, जब बोल देंगे, हाँ ठीक है। फिर आगे, अब 31 अक्टूबर किसकी होती है? वेयर द असेसी इज अ कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले तो 30 नवंबर में फंस गए ना। अगर आप एक कंपनी हो तो देखो, कंपनी का मैंडेटरी ऑडिट होता है कंपनीज एक्ट में। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो टैक्स ऑडिट भी होगा, कॉस्ट ऑडिट की लिमिट क्रॉस हो गई वो भी होगा, सेक्रेटरियल ऑडिट की लिमिट क्रॉस हो गई वो भी होगा। हम तो ये कह रहे हैं, कोई भी असेसी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो, जिसका कोई भी ऑडिट होता है उसकी तारीख 31 अक्टूबर। किसी भी कानून में होता हो, एलएलपी में, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म के एक्ट में होता हो, जीएसटी में होता हो, कस्टम में होता हो, टैक्स ऑडिट होता हो, कंपनी ऑडिट होता हो, कोई भी ऑडिट होता हो, ऑडिट वर्ड ऐड होते ही 31 अक्टूबर ड्यू डेट बन जाएगी। अब बुक क्या कहती है? बुक कहती है अगर असेसी एक कंपनी है और उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो 31 अक्टूबर, ठीक है, हमने भी यही पढ़ा। ये कह रहे एनी अदर असेसी वेयर अकाउंट ऑफ द असेसी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। किसी भी कानून में आपका ऑडिट होता है, देन यू हैव टू फाइल योर आईटीआर बाय द 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर।
उसके बाद ये कह रहे हैं जिन फर्मों का ऑडिट होता है, जिन फर्मों का ऑडिट होता है उन पार्टनर के लिए भी डेट 31 अक्टूबर। पहला 30 नवंबर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का इंक्लूडिंग पार्टनर, और अगर पार्टनर की स्पाउस है जिन पर सेक्शन 5A लगता है तो उनकी भी 30 नवंबर। ठीक है। दूसरा 31 अक्टूबर, आपका कहीं भी ऑडिट होता हो तो आपकी 31 अक्टूबर, और अगर आप एक फर्म हो तो आपके पार्टनर की भी 31 अक्टूबर। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका, तीसरा आपका क्या कहता है कि अगर आप 30 नवंबर वाले में नहीं फंसे, आप 31 अक्टूबर वाले में नहीं फंसे, तो आप कहां पर फंसोगे? 31 जुलाई वाले में। ठीक है, आ गए सब? दीपू आ रहा है? चलिए, तो जो 30 नवंबर में नहीं आए, जो 31 अक्टूबर में नहीं आए, और वो आपके आएंगे 31 जुलाई में, जैसे हम सब। ठीक है। और यहां पे याद रखना कि यहां पर भी आपका सेक्शन 5A लगेगा अगर आपकी स्पाउस उस वाले सेक्शन में फॉल कर जाती है तो हमारी तीनों ड्यू डेट मैंने आपको बता दी है, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। अब अगर आप लेट हो जाते हो, इन तीनों तारीख को एक्सीड कर जाते हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगी? फी, मतलब पेनल्टी। फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 234F। सेक्शन याद रखना 234F के तहत। देखो ये सेक्शन में क्यों बताता हूं याद रखना, किसी ने आपको अपना नोटिस पकड़ा दिया, ये जरा देखियो यार क्या आया है इसमें, तो जब आपको ये फी वगैरह देखने को मिलेगी तो आपको पता लग पाएगा कि हाँ ये क्या है, रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल हुई है, ओरिजिनल है, बिलेटेड है, रिवाइज्ड है, मॉडिफाइड है, कौन सी है। ठीक है। तो अगर आप इन तीनों तारीख पर लेट हो जाते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है। टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख तक है, टोटल टैक्सेबल इनकम, नॉट टोटल टैक्सेबल, नॉट ग्रॉस टोटल इनकम। सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लबिंग फ्लबिंग सब लगा लो भाई। अंत में देखो जिस पर टैक्स लग रहा है, जिस अमाउंट पर टैक्स लग रहा है उसकी बात कर रही है। अगर वो 5 लाख तक है तो कितनी पेनल्टी है? 1000 रुपए। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो कितनी पेनल्टी है? 5000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, आगे चले। दीपू एक बार समझना है या आगे चले? चलो, अब आता है हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, व्हेन आर रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड। समझना है कुछ? हाँ हाँ, देखो लास्ट क्लास हमने जो छोड़ी थी वो हमने करी थी कि किन किन को अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली मोड पर फाइल करनी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि ड्यू डेट क्या होती है आईटीआर को फाइल करने की। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च को, उसके अगले साल ही तो आईटीआर फाइल होती है, उसके अगले साल हिसाब किताब होता है। तो असेसमेंट ईयर में हमारी 3 तारीख होती है, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। ठीक है।
नीचे है, नीचे है, अगले पेज पे। ठीक है, 30 नवंबर किसके लिए होती है? जिन असेसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं, मतलब जो असेसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रही है, सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग पे नहीं आती। आपने दुबई से दारू की बोतल मंगाई तो ये थोड़ी कि आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम करते रहते हैं ना। हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज होती है, जैसे आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, सब्सिडरी कंपनी कब बनते हैं, एसोसिएट कब बनते हैं, होल्डिंग कब बनते हैं, वैसे हम फाइनल में पढ़ेंगे। और जो फाइनल में है वो पढ़ रहे हैं कि आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज क्या क्या होती है। अगर हम उनके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो फेयर वैल्यू पे नहीं है, माल खरीदा ज्यादा दाम पे खरीद लिया, माल बेचा कम दाम पे बेच दिया, मतलब इनडायरेक्टली हम उसको फायदा पहुंचा रहे हैं और अपने को भी, क्योंकि माल ज्यादा में खरीदा तो हम खर्च ज्यादा दिखाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। और अगर हम ज्यादा में खरीद रहे हैं तो उसकी पॉकेट में ज्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन पकड़ने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगता है। तो जिन पर ये लगेगा उनकी थोड़ी वर्किंग ज्यादा होगी, तो उनको 30 नवंबर तक का हम टाइम देंगे। क्लियर है? अब एक पार्टनरशिप फर्म अगर उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं तो डेट क्या होगी? यही जो मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला, डेट क्या होगी? 30 नवंबर। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की भी डेट, जब वो अपनी स्वयं की इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करेगा अपने पैन कार्ड पे, फर्म का पैन कार्ड तो अलग होता है, पार्टनर का अलग होता है, तो उसकी भी डेट 30 नवंबर। ठीक है, अब मैंने एक वो रूल बताया था सेक्शन 5A, जो गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर नादर हवेली में रहते हैं, वो मैंने एक रूल बताया था आपको। अब अगर पार्टनर इन तीनों में से है, कहीं इन तीनों राज्य में या यूनियन टेरिटरी में से है, तो उस पार्टनर की स्पाउस हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है, उसके लिए भी डेट 30 नवंबर। चाहे वो वाइफ पार्टनर ना हो फर्म की, बट वो पार्टनर की स्पाउस है। अब अगर फीमेल कोई पार्टनर है तो हस्बैंड के लिए 30 नवंबर। तो 30 नवंबर की कहानी यही थी, समझ आई? ठीक है, तो वही तो बताऊंगा अभी। 30 नवंबर हो गया, ठीक है, तो यहां तक की आपकी कहानी खत्म 30 नवंबर की। अब आते हैं 31 अक्टूबर पे। ठीक है, कौन है? 31 अक्टूबर किस किस के लिए एप्लीकेबल है? कोई भी असेसी, इंडिविजुअल, फार्म, कंपनी, एओपी, ट्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं ना, जिनका ऑडिट होता है किसी भी लॉ में, इनकम टैक्स में, कंपनी में, जीएसटी में, कस्टम में, एलएलपी में, एक्साइज में, जितने भी हमारे कानून है, कहीं भी अगर आप फंस गए ऑडिट के चंगल में, तो हम आपको 31 अक्टूबर तक का समय देंगे। ठीक है, अब वही रूल यहां पर भी लगाएंगे पार्टनर वाला। अगर एक फर्म फंसी है किसी भी ऑडिट में, तो फर्म की तो है 31 अक्टूबर और उसके पार्टनर की भी 31 अक्टूबर, और अगर पार्टनर उन तीनों जगह का है तो स्पाउस की भी 31 अक्टूबर। नहीं 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 नहीं, 30 नवंबर में तो तब आएगा ना जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? 31 अक्टूबर क्लियर है? अब तुम्हारी और क्लियरिटी होगी अदर केस में। जो 30 नवंबर में नहीं फंसा, जो 31 अक्टूबर में नहीं फंसा, उसकी डेट है 31 जुलाई। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि जिसका ऑडिट नहीं हुआ वो 30 नवंबर में जाएगा क्या, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लग रही है क्या, फिर नहीं लगी तो वो नीचे आ जाएगा, वो तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, तीनों डेट क्लियर है? अब अगर आप तारीख बताने के बाद भी
नालायकी दिखा रहे हो। इतनी रिलीफ देने के बाद भी आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हो तो 234F में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम, सारे खर्चे, डिडक्शन, सेट ऑफ, क्लबिंग, फ्लबिंग सब लगा लो, वो जिस पर टैक्स लग रहा है, जिस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, अगर वो 5 लाख तक है तो फी है कितनी? 1000 रुपए। अगर 5 लाख को एक्सीड कर रहा है तो फीस कितनी है? 5000 रुपए। क्या? तो एक बात बताओ, आईटीआर लेट करके भी तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? भरनी तो ही। वो तो इन केस किसी इमरजेंसी से बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकली या फिर कुछ तिकड़म बिठाना हुआ, वो बैठ नहीं पाया, इन एनी केस हमने फाइल नहीं करी, आप लेट आए थे, हम अड़ गए, हम नहीं करेंगे फाइल, तो उस केस में आपकी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है जी। चलिए, तो हम अभी तक पढ़ रहे हैं आईटीआर फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे। हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो क्या लॉस हुआ, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगी? तो नाम क्या हो जाएगा? कोई भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, लॉस सबको नहीं हो सकता, अदर देन सैलरी को छोड़ के सबको लॉस हो सकता है। वही तो कह रहा हूं, क्या हम है कौन? मतलब मेरे को भी तो लॉस हो सकता है, ये थोड़ी कि सारे इंडिविजुअल सैलरीड हो। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑफ लॉस। तो लॉस हुआ, सरकार को बताने की क्या जरूरत है? देखो, क्लास धीरे चल रही होगी, तुमको लग रहा होगा, अगर किसी डीटी के दूसरे कमरे में जाके बैठोगे ना, तो वहां क्या पता आपको ऐसे सिनेरियो मिले या फिर आपको ऐसा सिनेरियो मिले। ठीक है, जो बस हाँ, तो पेपर दे लो। ठीक है, हाँ जी। रिटर्न ऑफ लॉस क्यों फाइल करनी है? हाँ, लॉस को कैरी फॉरवर्ड। आप कह रहे हो कि मेरे पिछले साल का लॉस है, इनकम टैक्स वाले कह रहे तूने बताया है क्या तेरे पिछले साल का लॉस है और तू बिना बात माइनस कर रहा है इस साल? तो फिर आप क्या बोलोगे? देखो, हमारी अपनी रिटर्न खोल के देखो, हमने पिछले साल रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करी है, इसलिए हम इस बार अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड और उसके बाद सेट ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर रहे हो तो आपको कौन सा सेक्शन चूज करना है? 139 सबसेक्शन 3। जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वो पूछता है कि आपको कौन से सेक्शन के तहत अपनी आईटीआर फाइल करनी है। An assessee other than few is not compulsory required to furnish return of loss। सबको जरूरी नहीं है, बट कुछ को जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने लॉस सेट ऑफ करने हैं। बट अगर कंपनी हो, फर्म हो या कोई बिजनेस ट्रस्ट हो तो उनको तो मैंडेटरी फाइल करनी है ना। या आपके बिजली का बिल 2 लाख को एक्सीड हो गया, या आप बाहर घुमाए, मतलब अगर आप उन सब मैंडेटरी लिमिट में फंस गए तो फिर तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है ना, चाहे रिटर्न लॉस की हो चाहे रिटर्न इनकम की हो। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं, एन assessee अदर देन फ्यू इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस। मतलब कुछ को छोड़कर सबको जरूरी नहीं है। तो किसको जरूरी है? जिनको फायदा उठाना है। जैसे मेरा बिजली का बिल एक्सीड नहीं है ना, मैं मैंडेटरी रूल में आया, मेरी इनकम भी 50,000 है, ठीक है, बट मुझे इस साल लॉस हो गया, तो मेरे को मैंडेटरी नहीं है रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना। बट अगर मैं इस लॉस का लुप्त अगले साल उठाना चाहता हूं तो मैं फाइल करूंगा। However, the following losses cannot be carried forward if the return of loss is not submitted
विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). रिटर्न ऑफ लॉस फाइल तो कर रहे हो, क्यों? क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, बट रिटर्न ऑफ लॉस को ना टाइम पे फाइल कर देना, 30 नवंबर तक या 31 अक्टूबर तक या 31 जुलाई तक। मतलब कहने का है हम अपनी रिटर्न को लेट भी तो फाइल कर सकते हैं पेनल्टी देकर। तो रिटर्न ऑफ लॉस पेनल्टी देकर फाइल तो हो जाएगी, बट लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। रिटर्न ऑफ इनकम पैसे देकर लेट फाइल तो हो जाएगी, वो ठीक है हो जाएगी, बट रिटर्न ऑफ लॉस के कॉन्सेप्ट में, रिटर्न ऑफ लॉस के कॉन्सेप्ट में पहली बात भरनी हो तो ही आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, और दूसरी बात टाइम पे फाइल करना। लेट फाइल तो हो जाएगी, पोर्टल पे दिखेगा रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड, बट आपके पास नोटिस आ जाएगा अगले साल, अगर आपने अगले साल लॉस सेट ऑफ कर लिया और पिछले साल की आपने रिटर्न लेट फाइल करी थी तो। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए भाई प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो अगर आप अपनी, अगर देखो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो। अगर आपने अपनी आईटीआर जो कि रिटर्न ऑफ लॉस की है, अगर उसको उन तीनों ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा तो क्या होगा? अगर कोई बिजनेस लॉस है, अगर कोई बिजनेस लॉस है, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो चाहे वो कोई सा भी हो, ये स्पेकुलेटिव क्या होता है? सट्टेबाजी वाला। हम कह रहे हैं कोई भी आपका बिजनेस लॉस हो, किसी को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। आपका कैपिटल गेन से लॉस है तो किसी को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। अगर आपका लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज है तो किसी को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। अगर आपका लॉस फ्रॉम बिजनेस है स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी, ये 35 एडी क्या होता है? पीजीबीपी का सेक्शन है, वहां पे कुछ लंबी लिस्ट है। जिन लंबी लिस्ट का आप व्यापार करोगे तो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा, आप कह रहे हो मशीन खरीदी 1 करोड़ की, सीधा 1 शॉट में डेबिट, कोई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सीधा का सीधा 1 करोड़ डेबिट। तो वो सेक्शन 35 एडी में फॉल होते हैं। तो अगर आप उन व्यापार को कर रहे हो तो भी आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चारों लॉस आपके हम कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी फ्रीली कैरी फॉरवर्ड इफ लॉस ऑफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट। चाहे आप लॉस ऑफ रिटर्न लेट फाइल क्यों ना करो, ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप फ्रीली कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। बट लॉस ऑफ रिटर्न तो फाइल करनी है, बस वो लेट वाले कॉन्सेप्ट से इनको मुक्त कर दिया, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम आगे। लॉस डिक्लेयर इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल तो कर दी बट लेट फाइल करी तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। हाउएवर सेट ऑफ लॉसेस ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड विथ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। इस साल का लॉस है, इस साल की अदर इनकम है, इस साल की लॉस ऑफ रिटर्न है, इस साल की लॉस ऑफ रिटर्न लेट फाइल करी है, कोई बात नहीं, इस साल का तो सारा हिसाब हम करने देंगे। सेट ऑफ लगता है करंट ईयर में, जब वो सेट ऑफ हम कैरी फॉरवर्ड लेके गए, मतलब जो लॉस अनयूटिलाइज रह गया जब हम उसको खींच के लाए अगले साल, देन सेट ऑफ करेंगे, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अगर हम करंट ईयर में सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ।
तो करंट ईयर में तो आप कर लो, करंट ईयर में तो आप कर लो, चाहे आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करो या ना करो, तो आप अपने करंट ईयर के लॉस को तो सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, अरे तो करंट ईयर में जब आप जैसे 1 लाख इनकम थी, 50,000 लॉस था, तो 50,000 इनकम हो गई, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो गई। मैं कह रहा हूं 50,000 तो आपकी इनकम है और 1 लाख का लॉस है, तो अब आपका लॉस कितना बचा? 50,000 का बचा। रिटर्न टाइम पे फाइल करोगे तो ये 50,000 अगले साल भी माइनस कर सकते हो जो बचा हुआ है। एक 50,000 तो माइनस हो गया इसी साल, इस साल हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बट जो 50,000 बचा उसको अगले साल नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि आप अपनी लॉस ऑफ रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो। आगे चलते हैं। डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ लॉस मे बी कॉन्डोन इन सर्टेन केसेस। एक है ना, अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करने से भूल गए तो आप है ना रिक्वेस्ट कर सकते हो असेसिंग ऑफिसर को कि प्लीज यार पोर्टल खोल दे 5 मिनट को, आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि सारे बटन डिसेबल हो जाते हैं। जब समय सीमा बिल्कुल निकल जाती है तो सारे बटन डिसेबल हो जाते हैं, तो उस दरखास्त को बोलते हैं कोंडोनेशन। ठीक है, तो अगर आपका जो डिले था आप उसको अगर रिक्वेस्ट करके ओपन करा सकते हो देन यू कैन डू। ठीक है, इस केस में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, क्योंकि आपने गुरु जी से आज्ञा ली है ना, तो आप कुछ भी कर लो। आगे चलते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड if the loss of return is filed after the due date। आगे चलते हैं। Although the loss of the current year cannot be carried forward unless the return of loss is submitted before the due date, but the loss of earlier year can be carried forward if the return of loss of that year was submitted within the due date। जो तुम चारों में से इस लाइन का मतलब बता देगा मैं मान लूंगा कि उसकी आज की क्लास सफल है। बताओ दीपू कौन सी? भाई को लाइन तो बताओ कौन सी? तुम बोलो। लाइन लाइन घुमा रहा है, वो बात ठीक है, हम क्यों घूम रहे हैं? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल। अभी हम कौन से प्रीवियस ईयर में बैठे हैं? असेसमेंट तो सारे ही है,
ऑल द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ऑल द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। अभी हम कौन से प्रीवियस ईयर में बैठे हैं? 22-23 में बैठे हैं ना। इससे पहले कौन सा प्रीवियस ईयर जा चुका? और इससे पहले एक और कौन सा जा चुका? 20-21। इनके अपने अपने असेसमेंट ईयर भी है, ठीक है, वो तो है भाई, सबके है। इसके लिए ये है, इसके लिए ये, इसके लिए 23-24 होगा। इसमें लॉस है जी 1 लाख रुपए का, इसमें भी लॉस है 2 लाख रुपए का, और इसमें भी लॉस है 3 लाख रुपए का। और 1 साल और ले लेते हैं। कभी आप सोचो कि प्रॉफिट तो है नहीं कहीं भी, तो लो प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। मतलब प्रॉफिट में ऐसे लिख रहा हूं बस, है ये लो 8 लाख का प्रॉफिट लिख देते हैं। तो जब आपका प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे। रिटर्न ऑफ इनकम। जब आपका लॉस है तो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करोगे। लॉस है तो यहां पे भी, लॉस है तो यहां पे भी, ठीक है। हमने एक बात पढ़ी है कि अगर रिटर्न ऑफ लॉस को टाइम पे फाइल कर दिया तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने पॉइंट पढ़ा है। हम कह रहे हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है, उसमें जो 1 लाख का लॉस हुआ था, हमने उसकी रिटर्न ऑफ लॉस को टाइम पे फाइल कर दिया, और अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हम कह रहे यार कर लो, बट बदकिस्मती से अगले साल भी लॉस है। हम कह रहे कोई बात नहीं, अगले साल कर लो, ठीक है। 1 लाख तक का केस है ना, क्लियर है ना। इस 21-22 पे आते हैं, यहां 2 लाख का लॉस है। हम कह रहे टाइम पे फाइल करो और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये लो, ये भी यहां आ गया। 22-23 में भी लॉस है। अभी लॉस हमारे पास कितना है? 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, और 3 लाख का लॉस और हो गया, 6 लाख का लॉस है हमारे पास। हम कह रहे 22-23 में टाइम पे फाइल करो और कैरी फॉरवर्ड कर लो, बट इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। नोट फाइल्ड ऑन टाइम। अब हम यहां पे आते हैं, मतलब ये भी हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। अभी मैं असेसमेंट ईयर पे नहीं जा रहा, जाके भी मुझे क्या करना है। अब अगर हम प्रीवियस ईयर 23-24 में आएंगे, क्योंकि वो 3 लाख यहां भी सेट ऑफ नहीं होगा, यहां भी लॉस है, तो अब मेरे को बताओ प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना लॉस जाएगा? कैसे? अब जरा लाइन पढ़ लो। क्या रहा है? पढ़ तो लो लाइन फिर भी। अब मतलब ऐसी, मतलब समझने के लिए लाइन पढ़ लो एक बार खूबसूरत सी। ऑनर बिफोर, वही। हाँ, लॉस हुआ, लो मतलब लॉस चलता आ रहा था 6 लाख का, और उस साल प्रॉफिट हुआ सिर्फ 4 लाख का, तो जो 2 लाख बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा।
हाँ चलता रहेगा। हाँ बट सेट ऑफ और वो कह रहा तूने पढ़ लिया सेट ऑफ है। अच्छा बट सेट ऑफ एक कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर है, उसमें ना कुछ टाइम लिमिट लगा रखी है कि बिजनेस का लॉस है तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, फ्रॉम रनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स है तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो कभी तक ले जाओ, तो वहां पे लिमिट है कि इतने साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार पढ़ लेना। हम आगे चलते हैं बिलेटेड रिटर्न पे। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, रिटर्न ऑफ इनकम हो या रिटर्न ऑफ लॉस हो, आप लेट हो सकते हो क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। जब तक आखिरी तारीख नहीं आती तब तक तो हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलती, एग्जाम फॉर्म नहीं भरता ये लोग। तो ऐसा ही होता है भाई, अगर आप लेट हो जाते हो तो आईटीआर में तो चल जाता है 1000 और 5000 की पेनल्टी है। अभी मैं आपसे थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा था, 1.5 लाख की पेनल्टी है, 0.5% टर्नओवर और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर है या हायर है जो भी है, ठीक है। तो 1.5 लाख की पेनल्टी है, वैसे 1.5 लाख ही आता है वहां ज्यादातर अमाउंट। तो वहां पे नहीं करते ये लेट, यहां पे तो कर देते हैं, चल 1000 की बात है। तो बिलेटेड आपको रिटर्न फाइल करनी है तो क्या 10 साल बाद करोगे क्या? लेट की भी तो कुछ सीमा होती है ना, मतलब बच्चे को इतना मारो कि वो उल्टा ना मारे आपको, ठीक है। तो जब आपकी आईटीआर अगर लेट हो रही है तो वो लेट की भी कुछ बाउंडेशन है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। इफ एन assessee fails to file return within the time limit allowed under section 139(1) or within the time allowed under a notice issued under section 142(1), ये क्या है? क्या है ये है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। हिंदी तो आती है, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, वरना गूगल भी है हमारे पास। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट क्या संदर्भ है इसका? इसका संदर्भ है बेटा मारू, पूछ के मारना। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट क्या है? आपका हिसाब किताब करेंगे भाई साहब, और भाई साहब पहले टेलीफोन कर रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, तो आपने आईटीआर फाइल नहीं करी और बाबूजी ने फिर भी आपको रियायत दी, मतलब बाबूजी के पास बहुत सारे शस्त्र हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ठीक है, और कौन कौन से हैं? इंटीमेशन, ठीक है, बहुत सारे इनके पास शस्त्र है। इन्होंने छोटी सी पिचकारी निकाली पहले कि बता आईटीआर फाइल करेगा या निकालू ब्रह्मास्त्र। तो वो जो नोटिस आता है उसमें असेसिंग ऑफिसर कहते हैं बेटा तेरी आईटीआर फाइल नहीं है, इतने समय के अंदर अंदर करती हो। तो एक टाइम लिमिट उन्होंने लगा दी। तो 3 तो हमारे पास थी, हम वहां तक फाइल नहीं कर पाए। 1-2 नोटिस में लिखी आई थी, हमने वो भी डिसोबे कर दी, तो हम तो लेट हो गए ना। तो फिर भी आपके पास मौका है बिलेटेड रिटर्न का। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप उन तीनों डेट में लेट हो गए हो या आप नोटिस वाली डेट से लेट हो गए हो, यू कैन इवन फाइल योर बिलेटेड रिटर्न, देन ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न, ठीक है। अब टाइम लिमिट क्या है? इन दोनों में से अर्लियर, हाँ ये भी निकल गए तो कुछ नहीं होता, सब फिर तो पिटाई होगी। पहली डेट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जिस साल में हम तीनों तारीख देखते हैं ना वे, उस साल में हम ये देखते हैं। पहले ये पता क्या था? 31 मार्च ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर।
बट अब 3 महीने और कम कर दिया। 31 दिसंबर आपको देखनी है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब होता है जो उनको अच्छा लगेगा, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज आपकी इनकम पुट कर देंगे और टैक्स का नोटिस भेज देंगे। जो भी उनको लगेगा भाई साहब, अगर नशे में भी होंगे ना और आइटर बना दिया आपकी 2 करोड़ की, तो वही है बस, बेस्ट टू हिज जजमेंट। तो इन दोनों तारीख में से जो भी अर्ली आ जाए, जो भी अर्ली आ जाए, तब तक का समय है रिटर्न फाइल करने का। जरूरी नहीं हर केस में 31 दिसंबर पहले हो, क्या पता असेसिंग ऑफिसर का काम करने का मन कर रहा हो और 31 दिसंबर आए उससे पहले आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर डाला, तो उस तारीख के बाद आप कह रहे हो अभी टाइम है, 31 दिसंबर को फाइल करूंगा बिलेटेड रिटर्न। हम कह रहे प्रोविजन पढ़ के आ, विच एवर इज अर्लियर। असेसिंग तो डिस्प्यूट कर सकता है, हम ही तो करवाते डिस्प्यूट, ये बोल दे, वो बोल देता जाके, ठीक है। तो प्रोविजन ध्यान से देखो, विच एवर इज अर्लियर। आगे चलते हैं। हाउएवर इफ एन असेसी फाइल्स अ बिलेटेड रिटर्न then he would liable to fee under section 234F and interest 234A। ये क्या है शिवम? शिवम बताएगा। अभी ना इसका एप्पल छीन लेता मैं, ठीक है, 1000 और 5000 वाली। और ये क्या है? जब अपने आप आइटर फाइल करोगे तो ब्याज भी तो लेंगे ना, तो ये क्या है? इंटरेस्ट है। ड्यू डेट के अगले दिन से ही जब फाइल करोगे तब तक 1% प्रति महीना, सालाना कितना हो गया? 12%, 1% प्रति महीना आपसे हम ब्याज भी लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेट द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 139(4) टू सबमिट अ बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा आंसर क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बताओ जी, क्वेश्चन है। (57) क्वेश्चन है, 57th इलस्ट्रेशन। टैक्स पे, टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। क्या हुआ आंसर? क्वेश्चन है जी 57th। इसका इलस्ट्रेशन पीछे रह गया इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, इसका इलस्ट्रेशन नंबर यहां रह गया 57। An apple a day keep the doctor away, please give your answer। और इसके आगे ना, इसके आगे एक और लाइन है, मेरे को याद नहीं आ रही, when nurse is beautiful ऐसे करके कुछ, याद है किसी को? इसका वही होगा वैसे, जब नर्स सुंदर होती है तो पेशेंट डॉक्टर की तरफ जाता है, तो वही होगा। इसका कुछ इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, हमारे सर बोलते थे। आंसर बोलो भाई। आपको बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट बतानी है, 4 आपको पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट में बतानी है। अब आपको याद नहीं तो क्या करें, मैंने तो अभी बताया 1 मिनट पहले। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब क्या कर लोगे तुम? सेक्टर सेक्शन का नाम बता दिया मैंने, आप बताओ जी। जजमेंट नहीं हुआ, ठीक है, 31 दिसंबर। दूसरा बताओ।
142 भी बता चुका हूं मैं, तुम क्लास में नहीं हो तो पता नहीं। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। एक दिसंबर ही है। तीसरा बताओ। अर्लियर 7/12 हो गई। अगला बताओ। तब भी 7/12 होगी। ऑर्डर से क्या करना है, कंप्लीट कब हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा सेक्शन 139(4) खत्म होता है। अगले सेक्शन पे चलते हैं 139(4)(a). ये ना एमसीक्यू में बहुत आते हैं भाई सेक्शन में, क्योंकि ये सीरीज है और ये छोटे भी है, याद करने में भी इजी है। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई योगा क्लब, जो कहते हैं कि हम चैरिटी करते हैं, स्कूल कहता है मैं चैरिटी करता हूं, तो वो एनजीओ में रजिस्टर होता है ना दोस्त। सब एनजीओ है, सब एनजीओ है। रख रख नहीं सकता मतलब, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के स्कूल चलाओ, क्या दिक्कत है। बट इनकम टैक्स वालों ने चैरिटी की डेफिनेशन में एजुकेशन को डाल रखा है, इसीलिए वो एनजीओ है। सीबीएसई जब सर्टिफिकेशन देगा तो वो ये थोड़ी क्या तू एनजीओ है तभी दूंगा, मतलब सीबीएसई का कानून वैसे मुझे पता नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं होगा। आप कंपनी खोल के जाओ, सीबीएसई दे देगा सर्टिफिकेट, बट आप कंपनी खोलोगे तो आपको मार लगेगी, क्योंकि पैसा इतना आता है, टैक्स भरते भरते पागल हो जाओगे। जब ये कह रहे हैं कि आप एजुकेशन हो, हम आपको रिलीफ देने को तैयार है, तो लो ना। तो इसलिए सब अपनी एनजीओ को, मतलब अपने स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े हॉस्पिटल ट्रस्ट है, बड़े बड़े मैदानता और फोर्टिस एस्कोट ट्रस्ट है, ये पैसा नहीं कमाते। अपोलो कंपनी है, हाँ देखो अपोलो कंपनी कह रहा है भाई, हाँ ये ट्रस्ट है भाई, हाँ चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी आईटीआर फाइल करेगी तो कौन सा सेक्शन ऑप्ट करेगी, 139(4)(a). एवरी पर्सन हु इज इन रिसिप्ट ऑफ, जिसको क्या मिल रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो यहां पे ये रिलीजियस लिखना भूल गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब भी क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है मयंक कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इनकी जो भी इनकी प्रॉपर्टी भी तो होती है, जैसे धर्मशाला है, शादी के लिए किराए पे दे दी हॉल, तो उससे भी होने वाली इनकम क्या है, चैरिटेबल या रिलीजियस। ठीक है, और इनकी जो भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है वो तो है ही इनका चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। एंड इफ सच इनकम बिफोर allowing exemption under section 11 or 12 exceed maximum amount which is not chargeable to tax, must file a return before the due date as per section 139(1).
इनकी अगर इनकम खर्चों को माइनस करे बगैर जो भी आपकी तिजोरी में आया वो अगर 2.5 लाख को एक्सीड कर गई तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। हां, एक फूल की माला 10 रुपए की भी माइनस नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ना ये दोनों वर्ड पी जाने हैं बिल्कुल, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत आता है कि एक ट्रस्ट है 11 और 12 की एग्जाम से नहीं ली, बताओ रिटर्न कब फाइल करनी है, बताओ ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। तो ये दोनों सेक्शन 11 और 12 याद रखना। 11-12 में ये बताया जाता है अगर आपको हमसे छूट चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी। उनकी बातें बहुत सारी है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनकम टैक्स के अंदर स्पेशल, चाहे आप सोसाइटी में रजिस्टर हो, चाहे आप ट्रस्ट में रजिस्टर हो। देखो एनजीओ खोलने के कितने रास्ते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, 3 ही रास्ते हैं भाई एनजीओ खोलने के, चौथा नहीं है कोई भी, ठीक है। तो आप वहां तो रजिस्टर हो गए, बट अगर हमसे कुछ चाहिए तो हमारी कागजात भी पूरे करो, हमारे यहां भी रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ये सारी बातें कौन बताता है, सेक्शन 11 और 12। अब पेनल्टी इनके लिए स्पेशल है, वेयर एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर दिस सेक्शन विद इन द टाइम लिमिट देन इट शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक आप फाइल नहीं करोगे 100 रुपया प्रतिदिन की पेनल्टी लगती रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन 139(4)(b), एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, और कौन करेगा, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वेयर सच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नोन एज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो कैश संभालता है, और बाय एनी अदर डेजिग्नेशन of any political party is required to furnish a return in respect of income of such political party if the amount of gross total income before allowing exemption under section 13A, जैसे हमने 11-12 पढ़ा ट्रस्ट का, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को और खर्चे की छूट चाहिए तो सेक्शन 13A की बात माननी पड़ेगी। तो वो खर्चे माइनस करे बगैर अगर एक्सीड हो जाता है एमईएल को तो पॉलिटिकल पार्टी को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, सेक्शन 139(4)(c), रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या कोई अदर सिमिलर संस्था एटसेट्रा। जैसे रिसर्च एसोसिएशन, बस ये लिस्ट है, रिसर्च एसोसिएशन 1021, न्यू एजेंसी 1022B, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन 1023A 23B। ये जितने भी 10 की सीरीज है ना, ये हम पढ़ेंगे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में। एग्जम्पशन सेक्शन 10 में ही बसा हुआ है, मतलब 10 के आगे ये सेक्शन खुलते रहते हैं, ठीक है जी। फिर है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वेलफेयर फंड 1023AAA, एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1023C, और ये क्या है, 3rd AD और 3rd AB, एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन 1023C, फंड और इंस्टीट्यूशन 1023C4, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन 1023C5, एनी इंस्टीट्यूशन और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1023C6, any hospital or other medical institution 1023C6A, mutual fund 1023D, securitization trust 1023DA, investor protection fund 1023EC, 1023ED, core settlement guarantee fund 1023EE, venture capital company or venture capital fund 1023FB, trade union or an association of such union 1024,
बॉडी और अथॉरिटी और बॉडी और ट्रस्ट और कमीशन 1020 1046 और 1029A, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 1047 must file a return if the total income without giving effect to the provision of section 10. section 10 क्या है शिवम? exemption. जो भी सेक्शन 10 एग्जम्पशन देता है उनको कंसीडर करे बगैर अगर वो MEL को एक्सीड हो गई देन यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अगर नहीं करोगे तो 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगेगी. Where an assessee fails to file return of income under this section within the time limit, then it shall be liable to pay a penalty of 100 rupees per day during which such default continues. आगे चलते हैं. सेक्शन 139(4)D ये किसके लिए है? रिटर्न ऑफ इनकम बाय आ यूनिवर्सिटी और कॉलेज. Every university, college or other institution referred to in section 35(1) is required to furnish a return in respect of its income या फिर लॉस हो तो दोनों की दोनों आपकी 139(4)D में जाएगी. इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम और लॉस, चाहे कितनी इनकम हो चाहे कितना ही लॉस हो. रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट 139(4)E. Every business trust which is not required to furnish return of income or loss under any other provision of this section shall furnish the return of its income in respect of its income or loss in every previous year, and all the provision of this act shall so far may apply if it were a return required to furnish 139(1). अगर आप 139(1) में नहीं फंसे तो आप 139(4)E में फाइल करेंगे अपनी ITR. ITR तो फाइल करनी ही करनी पड़ेगी. देन लास्ट 139(4)F, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड. एवरी इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू इन सेक्शन 115(UB which is not required to furnish return of income or loss under any other provision of this section. जो अभी तक नहीं फंसा उसको हम यहां पे फंसाएंगे शायद, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि इन सबको मैंडेटरी बेसिस पे फाइल करनी होती है. शैल फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम और लॉस इन एवरी प्रीवियस ईयर. और जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के, कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट, वो सारे लग जाएंगे एज इफ इट वर अ रिटर्न. कैसे लगेंगे? जैसे आप ओरिजिनल आइटर फाइल करते मतलब 139(1) में, ऐसी सारे प्रोविजन लगेंगे सारे. कोई भी आपको स्पेशल छूट नहीं दी जाएगी. ठीक है जी. तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हम टाइम लिमिट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है, फिर हमने पढ़ी बिलेटेड रिटर्न. ठीक है. और बिलेटेड रिटर्न के बाद हमारे ये सारे सेक्शन स्टार्ट हो गए थे ना, चैरिटेबल वाला. वन 139 बोलोगे एक बार? 4A, 4B, 4C, 4D, 4E और 4F. चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. मिलेंगे अगली क्लास में नई बातों के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.